हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। नव वर्ष 2025 की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज इसमें लेके आ गए हैं करेंट अफेयर का पार्ट 2, यानी कि दिसंबर महीने का पार्ट 2 आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं करेंट अफेयर। इसके पहले करेंट अफेयर का पार्ट 1 दिसंबर महीने का 25 क्वेश्चन फुल डिटेल्स के साथ कराया गया है और आज हम 26 नंबर से लेके चलेंगे बिल्कुल उसी तरह। 26 नंबर प्रश्न आ गया है, सुशासन सप्ताह 2024 का आयोजन 19 दिसंबर से लेकर कब तक किया गया है। और ये पहला प्रश्न ही काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से एक है। ऑप्शन ए है 23 दिसंबर, बी है 24 दिसंबर, सी है 25 दिसंबर या डी है 26 दिसंबर। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 24 दिसंबर। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका राइट आंसर, यानी कि सुशासन सप्ताह 2024 का जो आयोजन रहा 19 दिसंबर से लेकर कब तक रहा, तो 24 दिसंबर तक रहा। पहला पॉइंट ए हो गया, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे और यही आपसे पूछा जा सकता है। उसी तरह कुछ और सप्ताह हैं जो पूछे जा सकते हैं, जैसे कि क्या पूछ सकता है आपसे कि विश्व धरोहर सप्ताह, विश्व धरोहर सप्ताह, और नवंबर महीने में ये आपको मैंने पढ़ाया भी है। तो विश्व धरोहर सप्ताह 2024 जो है कब से कब तक मनाया गया था, तो 19 नवंबर से 25 नवंबर तक। कब तक, तो 19 नवंबर से 25 नवंबर तक। उसी तरह आपसे पूछ सकता है कि विश्व गुणवत्ता सप्ताह, कौन सा सप्ताह, तो विश्व गुणवत्ता सप्ताह, ये कब से कब तक मनाया गया था, तो ये मनाया गया था 11 से 15 नवंबर तक। कब तक, तो 11 से 15 नवंबर तक। और एक ध्यान रख लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पूछ सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा सप्ताह, राष्ट्रीय शिक्षा सप्ताह ये कब से कब तक मनाया गया था, तो ये मनाया गया था 19 से लेकर 25 नवंबर तक। तो 19 से लेकर 25 नवंबर तक दो हो जाएगा, एक राष्ट्रीय शिक्षा सप्ताह और एक विश्व धरोहर सप्ताह। तो दोनों को आपको ध्यान में रख लेना है। बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे हमारा अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। 27 नंबर पर अगर बात कर लेंगे, भारत के पहले स्वदेशी कीटनाशक विरोधी बॉडी सूट का क्या नाम है जिसे लॉन्च किया गया। चूँकि भारत का पहला है और साइंस और टेक के हिसाब से ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कीटनाशक, बी है किसान कवच, सी है किसान रक्षक या डी में है कि इनमें से सभी। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, किसान कवच को लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर। और किसने लॉन्च किया है, तो जो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, कौन है, राज्य मंत्री, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने ही क्या किया है, किसान कवच को लॉन्च किया है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है। और भारत का पहला स्वदेशी कीटनाशक है, विरोधी बॉडी सूट है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण खोज है जिसका उपयोग खतरनाक कीटाणुनाशकों से क्या होगा, निपटने के दौरान कर सकेंगे। ठीक है। और किसान कवच जो सूट होगा उसका दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, ये ना कि एक बार हो गया तो फिर नहीं, दोबारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसकी कीमत करीब 4,000 रुपये, कितनी है, तो 4,000 रुपये है। और इसकी अगर कहें कि लाइफ कितनी है, जीवन कितना है, तो 1 साल है। 1 साल में 2 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये आप क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। आ जाएंगे अब अगले प्रश्न पे, देखेंगे हमारा अगला प्रश्न क्या है। किसे राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है।
ऑप्शन ए है अखिल मेहता, बी है शिवम चौहान, सी है स्वप्न चौधरी या फिर डी है अंकित त्रिपाठी। तो कौन सा पुरस्कार पूछा जा रहा है हमसे? राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार। और ये 2023 वाला जो जाके अब मिला है 2024 में। तो ये किनको मिला है? स्वप्न चौधरी को। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। अब बात करेंगे स्वप्न चौधरी जो क्या है? एक प्रख्यात तबला वादक है। ये भी पूछ सकता है कि किस यंत्र से संबंधित हो जाएंगे, तो तबला वादक से। और इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है पंडित स्वप्न चौधरी को। ठीक है, ये एक पॉइंट आप इसमें ध्यान रखिएगा। और इसके तहत, इस पुरस्कार के तहत इनको 5 लाख रुपये, कभी कभी राशि ही पूछ दिया जाता है, नगद राशि प्रदान किया गया और प्रशस्ति पत्र दिया गया है। एक और अगर वही बात करें तो एक यहाँ पर जब शास्त्रीय की बात आई है तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपसे पूछ सकता है, 2024 दिसंबर की महत्वपूर्ण घटना, चूँकि तबला वादक का बात आया है तो एक तबला वादक और क्या कहता है? पद्म विभूषण उस्ताद उनको कहा जाता था, उपाधि उनको उस्ताद मतलब प्राप्त था। जाकिर हुसैन, कौन? जाकिर हुसैन, उनका 73 साल की आयु में निधन हो चुका है। 73 वर्ष की आयु में क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। ये पॉइंट आप ऐड कर लेंगे, पूछ सकता है ये आगे 2025 के किसी भी एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है, चूँकि तबला से संबंधित ये भी थे और नाम काफ़ी जाकिर हुसैन, और इसको उस्ताद की इनको क्या था? प्राप्त था उपाधि, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न पे। और जो लोग भी पार्ट 1 दिसंबर महीने का नहीं देखें करेंट अफेयर, वो लोग पहले पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिएगा, फिर ये आपको पार्ट 2 है, उसमें भी 25 क्वेश्चनों को बिल्कुल डिटेल के साथ समझाया गया है और 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर के क्वेश्चन को कवर किया गया। अगला जो प्रश्न आ गया है, क्या हमसे पूछ रहा है कि विश्व के सबसे कम उम्र के शतरंज के नए वर्ल्ड चैंपियन कौन बने हैं? इसको करिए बिल्कुल ही स्टार मार्क, आपको किसी न किसी एग्जाम में 2025 में ज़रूर दिखेगा ये प्रश्न, चूँकि विश्व के सबसे कम उम्र के हैं। और क्या खेल है ये भी आपको ध्यान रखना है, तो शतरंज। तो ऑप्शन ए है डी गुकेश, बी है डिंग लिरेन, सी है विदित गुजराती या फिर डी है मैग्नस कार्लसन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी गुकेश। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका राइट आंसर। वही बात करें तो इनकी उम्र क्या है, तो 18 वर्ष, जो कि क्या है, हम लोग का मतदान करने का उम्र होता है। और बताइए ये सबसे कम उम्र के शतरंज के नए वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। वही बात करें कि इन्होंने हराया किसको, तो अगर हारा कौन इसमें, तो डिंग लिरेन। तो डिंग लिरेन को याद रखना है कि इनको हराकर इन्होंने क्या किया है, जीता है डी गुकेश ने। और ये डी गुकेश जो हैं विश्व चैम्पियनशिप बनने वाले, यहाँ पर एक पॉइंट ये ऐड कर सकते हैं कि विश्व चैम्पियन बनने वाले। सारे प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जिस पे भी स्टार मार्क कर दिया गया वो खास करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना। दूसरे भारतीय बन गए हैं, दूसरे भारतीय बन गए हैं, तो याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। वही बात करें, अगर पूछ देगा कि अगर दूसरे भारतीय बने हैं तो पहले कौन थे, पहला का नाम पूछ सकता है। तो पहला का नाम था विश्वनाथन आनंद बोस, विश्वनाथन आनंद बोस, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, और ये कैमे शतरंज खिलाड़ी हैं, तो इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि 18 वर्ष के हैं और कैमे हैं तो 18वें शतरंज खिलाड़ी हैं,
जो कि विश्व शतरंज चैंपियनशिप बनने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे, क्या है हमारा प्रश्न देखते हैं। आ गया है 30 नंबर प्रश्न। 34वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन ए है पुष्पा भारती, बी है ज्ञान चतुर्वेदी, सी है सूर्यबाला और डी है नन ऑफ दीज। तो कैमा पूछा गया है हमसे, तो 34वां। कौन सा सम्मान? तो व्यास सम्मान। और ये किनको दिया गया है? तो ये दिया गया है प्रसिद्ध हिंदी लेखिका सूर्यबाला जी को। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि पूछा भी जाता है, कई बार पूछा गया है। तो ये 2024 की बात हो रही है। हालांकि यह सम्मान जो है उनको क्या कहता है, 2018 में प्रकाशित उपन्यास प्रकाशित जिसके लिए ये सम्मान दिया गया, उस उपन्यास का आपसे नाम भी तो पूछ सकता है। तो उसका नाम ध्यान क्या रखना है, कौन देश को बासी। कौन देश को बासी। और क्या है, बड़ा नाम है थोड़ा सा, बेनू की डायरी। बेनू की डायरी। इस उपन्यास के लिए इनको 34वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया है। तो ये एक पॉइंट ऐड कर लेंगे। सारे जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु बताए जा रहे हैं आप लोग नोट डाउन करते हुए चलेंगे। वहीं अगर इनका जन्म स्थल पूछ दे तो याद रखिएगा, सूर्यबाला जी का जन्म यूपी के कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में। यूपी का वाराणसी में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। और इनके 50 से ज़्यादा उपन्यास, कहानी, जीवनी सब क्या हो चुके हैं? प्रकाशित हो चुके हैं। आ जाएंगे अब अगले प्रश्न पर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। विमेंस अंडर 19 एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में से एक। श्रीलंका ने, या फिर भारत ने, या फिर बांग्लादेश ने, या फिर पाकिस्तान ने? तो ये खिताब जो जीत लिया है भारत ने। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका राइट आंसर। वहीं भारत ने किसको हराकर ये खिताब जीता है? तो बांग्लादेश को हराकर ये खिताब क्या कर लिया है? अपने नाम कर लिया है। विमेंस अंडर 19 एशिया कप 2024 का खिताब। वहीं बात करें कि इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो आयोजन स्थल भी पूछा जाता है, पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि मलेशिया के कुआलालंपुर स्थान में यह एशिया कप क्या हुआ था? आयोजित किया गया था। ये एक पॉइंट ध्यान रखें। और भाग लेने वाली टीमों की अगर बात कर ले कि कौन कौन टीमों ने भाग लिया था इसमें, तो भाग लेने वाली टीमों का अगर कभी आपसे नाम पूछ दे तो ध्यान रखिएगा, इसमें बांग्लादेश जिसको भारत ने हराया, फिर मलेशिया इसमें शामिल था और मलेशिया के कुआलालंपुर में इसका आयोजन ही किया गया था। और कौन शामिल था? श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान और कौन? नेपाल। इतनी भाग लेने वाली इतने देशों की टीमें थी। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। वहीं बात करें कि एक पॉइंट अगर आपसे ये पूछ दे, ये तो विमेंस का हो गया, अगर आपसे पूछ दे कि पुरुष अंडर 19 एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता था? तब बांग्लादेश ने जीता था। और किसको हराकर जीता था? तो भारत को हराकर। यानी कि एक दूसरे का आपको थोड़ा सा अपोजिट ध्यान रखना पड़ेगा कि पुरुष में बांग्लादेश जीत गया था भारत को हराकर, और वुमेन्स में कौन जीत चुका है? भारत ने बांग्लादेश को हराकर। तो आई होप आप लोग इस बात को ध्यान रख लेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। अगला नंबर पे देखते हैं कि हमारा प्रश्न क्या आ चुका है।
और सारे प्रश्न चुन चुन के लाए गए हैं। पूरे दिसंबर महीने का प्रश्न को कवर किया गया है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का वन और वृक्ष आवरण कितना है। कभी कभी इस तरह का डाटा आपसे पूछ लिया जाता, और ये जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट है वो 2023 के अनुसार ही पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, 8,27,357 वर्ग किलोमीटर, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और इसको किस तरह से, इस रिपोर्ट को जारी किसने किया ये आपसे पूछ सकता है। तो केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री, वन एवं पर्यावरण मंत्री वर्तमान में कौन है, तो ये हैं भूपेंद्र यादव जी। भूपेंद्र यादव जी ने ही क्या किया है, इस रिपोर्ट को जारी किया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, चूँकि ये पूछ सकता है। वहीं अगर आपसे पूछ दे कि यह रिपोर्ट वन अनुसंधान, यह रिपोर्ट वन अनुसंधान संस्थान, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ जारी किया गया है, तो देहरादून में जारी किया गया है। कहाँ, तो देहरादून में जारी किया गया है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। वहीं अगर आपसे प्रश्न यहाँ पे किस तरह से और पूछ सकता है, अगर आपसे ये प्रश्न पूछ दे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, खास करके बिहार शिक्षक भर्ती और बीपीएससी में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले जिले का क्रम दर्शाइए, इस तरह से पूछ दिया जाता है। या फिर 3 जिले कौन से टॉप में आते हैं, तो वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्य अगर आपसे पूछ दे या फिर उसका क्रम दर्शाने कह दे, तो इस पॉइंट को ज़रूर ध्यान रखिएगा। पहले नंबर पे एमपी आ जाएगा, मध्य प्रदेश, फिर आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, और तीसरे नंबर पे कौन आ जाएगा, महाराष्ट्र। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताया गया। चलिए बढ़ेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 33, भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव मसाली बना है, यह किस राज्य में है। एक एक प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है वही आपके लिए लाया गया है और डिटेल सॉल्यूशन दिया जा रहा है। और हर महीने का करेंट अफेयर इसी तरह से आपको कराया जाता है। ये कौन सा गांव, पहले ये ध्यान रखना है, मसाली गांव। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या फिर गुजरात। तो ये सौर गांव जो मसाली गांव बना है ये है गुजरात का मसाली गांव। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर। चूँकि आपको पता होगा कि पीएम सूर्य घर योजना, कौन सा योजना, पीएम सूर्य घर योजना, ये कब शुरू की गई थी ये पूछ सकता है। तो 29 फरवरी 2024 को, कब शुरुआत हुई थी इसकी, तो 29 फरवरी 2024 को शुरुआत हुई थी। और इसी योजना के तहत, किसी योजना के तहत, पीएम सूर्य घर योजना के तहत जो मसाली गांव है, मसाली गांव में कुल कितना घर में, तो कुल 119 घरों में, कितने घरों में, तो 119 घरों में, घरों पर लिखिएगा, 19 घरों पर, 19 घरों पर क्या किया गया, सोलर रूफटॉप लगाया गया, सोलर रूफटॉप लगाया गया है। इसीलिए ये भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव बन चुका है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे, देखेंगे हमारा अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। और बार बार बोल रहे हैं, आप लोग नोट डाउन जरूर करिएगा, सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं।
हाल ही में पटना में कहाँ 2 दिवसीय बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का आयोजन किया गया? देख लेते हैं हमारा ऑप्शन क्या क्या है। बापू सभागार, बी है ज्ञान भवन, सी है उद्योग भवन या फिर डी है गोलघर। और इसमें देखिए बिहार स्पेशल भी करंट अफेयर डाला गया है। तो ये पटना में हुआ है 2 दिवसीय बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का आयोजन। तो ये जो हुआ पटना में तो हुआ ही साथ कहाँ हुआ? तो ज्ञान भवन में। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। कब हुआ? तो 19 से 20 दिसंबर 2024 को। ठीक है। और इस सरकार का मतलब बिहार सरकार का उद्योग विभाग इस आयोजन का क्या करेगा? संचालन किया गया। किसके द्वारा इसका संचालन किया गया? बिहार बिजनेस कनेक्ट का संचालन किसके द्वारा किया गया? तो उद्योग विभाग, बिहार सरकार का उद्योग विभाग के द्वारा। तो ये एक पॉइंट यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। यानी इसका लक्ष्य यही है कि बिहार में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है या फिर कह सकते हैं कि गति देना है। आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट आपका टाइम लेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल सॉल्यूशन बाय पीजे को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। आपके लिए जीके जीएस का सारा चीज़ यहाँ क्लास कराया जाता है। चाहे आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो जीके जीएस करंट अफेयर सारे चीज़ों का निचोड़ सॉल्यूशन आपको दिया जाता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सॉल्यूशन बाय पीजे को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी करेंगे। अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं, सुझाव भी कर सकते हैं। और बढ़ जाएंगे अगले नंबर पर। और हाँ, एक बात और, अभी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए आप लोगों के लिए साइंस का महा मैराथन कराया गया है। बिल्कुल 3 घंटे लगातार पढ़ाया गया, सारे टॉपिक को कवर किया गया है। तो आप लोग उस मैराथन वीडियो को जाके देखिए। एग्ज़ाम में आपके प्रश्न दिखेंगे, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। खास करके जो बिहार शिक्षक भर्ती हैं वो तो उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। बस यही 1 मिनट टाइम लेना था, 1 मिनट से कम ही टाइम लिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्योंकि इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग से भी तो कुछ उम्मीद करेंगे ना। आप लोग से ही उम्मीद रहेगा कि आप लोग पढ़िए, सपोर्ट करिए। भारत नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में किस स्थान पे है? देखिए किसका डाटा पूछा गया है। तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में 38वां नंबर या फिर 49 नंबर या फिर 40 नंबर या फिर 41 नंबर। तो जो भारत है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में ये 49वां स्थान पे पहुंच गया है। तो ये पूछ लिया जाता है स्थान, तो इसको आप क्या करना है, ध्यान में रख सकते हैं। वहीं अगर आपसे पूछे कि पहला नंबर पे कौन है, तो पहला नंबर पे है अमेरिका। कौन है? अमेरिका। दूसरा नंबर पे कौन है? पहला नंबर पे अमेरिका भी है और साथ ही साथ सिंगापुर है। कौन है? सिंगापुर। ये दोनों पहले नंबर पे हैं। सेकंड नंबर पे बात करेंगे। पहला नंबर पे, सॉरी रुक जाइए 1 मिनट, अच्छे से ऐसे आप लोग को कन्फ्यूजन माइंड में क्रिएट हो सकता है तो थोड़ा सा। पहली बात तो भारत का हम लोग जान गए कि ये 49वां नंबर पे है। लेकिन अगर पूछे आपसे कि पहला स्थान पे कौन रहा, तो अमेरिका। क्योंकि 2-3 का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। दूसरा नंबर पर अगर आपसे पूछते तब कौन हो जाएगा? सिंगापुर। यही वहाँ पे मिस्टेक हो रहा था, थोड़ा सा बोलने में कन्फ्यूजन हो गया। और अगर आपसे तीसरा नंबर पर पूछ ले तो ये है फिनलैंड। कौन लैंड? फिनलैंड। तो ये जो कि प्रसन्नता के सूचकांक में हमेशा पहले नंबर पे आता है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं कि पहले दूसरे नंबर पे कौन है बस। और भारत का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि 49 नंबर। आएंगे अगले प्रश्न की ओर।
देखेंगे हमारा अगला प्रश्न क्या है। और जो लोग पार्ट 1 करंट अफेयर नहीं देखे हैं, साइंस का मैराथन नहीं देखे हैं, वो लोग जाके उस वीडियो को भी देखें। सारा चीज़ों को प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, चाहे आपको टॉपिक वाइज पढ़ना हो या फिर आपको सब्जेक्ट वाइज पढ़ना हो, मॉक टेस्ट लगाना हो, जो भी बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते होंगे वो जाके देख सकते हैं। बिहार के नए राज्यपाल के रूप में किनकी नियुक्ति हुई है, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है विश्वनाथ हर्लेकर, बी है आरिफ मोहम्मद खान, सी है अजय कुमार भल्ला और डी है विजय कुमार सिंह। तो हाल ही में क्या हुआ है, 5 नए राज्यों के राज्यपाल को नियुक्त किया गया है, उनमें से बिहार के भी हैं और वो अब बन चुके हैं आरिफ मोहम्मद खान। और ये इन्होंने किनकी जगह ले लिया है, तो विश्वनाथ अर्लेकर की जगह को ले लिया है। और वही जो विश्वनाथ अर्लेकर थे ये कहाँ के राज्यपाल बन चुके हैं, तो ये केरल के राज्यपाल बन चुके हैं। तो ये आपको ध्यान रख लेना है, नोट डाउन भी आपको कर लेना है। चूँकि और एक मणिपुर का ध्यान रखना है, जो कि कौन बने हैं, अजय कुमार भल्ला जी। मिजोरम का ध्यान रखिएगा, जनरल विजय कुमार सिंह। ये जो विजय कुमार सिंह हैं कहाँ के बन चुके हैं, मिजोरम का। तो देखिए 1 2 3 हो गया, एक बिहार का, और अभी हम बोले कि 5 नए राज्यपालों की नियुक्ति हुई है, तो एक उड़ीसा का ध्यान रखिएगा। कौन बन चुके हैं, हरि बाबू कंभमपति, हरि बाबू कंभमपति। ठीक है, ये 5 नए राज्यपाल की नियुक्ति हुई है और 5 को आपको ध्यान में रखना होगा। हो सके बिहार की जगह कहीं और किसी का पूछ ले। आ जाएंगे अगले प्रश्न पे। भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए है गुजरात, बी है उत्तर प्रदेश, सी है दिल्ली और डी है महाराष्ट्र। तो ये जो भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम है ये हो गया है महाराष्ट्र के पुणे ज़िले में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। महाराष्ट्र के पुणे ज़िले में इसको क्या किया गया है, स्थापित किया गया है और ये दुनिया भर के दर्शकों के लिए खुल गया है। अब ये भी तो पूछ सकता है कि इसका नाम क्या है, तो नाम ध्यान रखिएगा, अभय प्रभावना। क्या नाम है डिजिटल म्यूजियम का, अभय प्रभावना। ये नाम पूछ सकता है तो नाम भी ध्यान रखिएगा। और किस नदी के किनारे स्थित है, स्टैटिक जीके के रूप में भी पूछ सकता है। तो इंद्रायणी नदी, कौन सी नदी, तो इंद्रायणी नदी के किनारे स्थित है। मुंबई पुणे राजमार्ग पर इंद्रायणी नदी के किनारे स्थित है अभय प्रभावना डिजिटल म्यूजियम। ठीक है, और इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, तो 24 जैन तीर्थंकरों की गाथा की झलक दिखेगी। तो जाइए देखिए, घूमिए, और क्या गाथा की झलक दिखेगी। चलिए बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। 2024 के कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। हालांकि ये पुरस्कार क्या हो गया है, प्रदान हो चुका है, चूँकि ये दिसंबर महीने का करंट अफेयर पोल आपको कराया जा रहा है। तो पहली बात आपसे एक प्रश्न ये पूछ सकता है कि वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है। वीर बाल दिवस तो याद रखिएगा 26 दिसंबर को, और इस बार भी 26 दिसंबर 2024 को मनाया गया। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए गए, जिसमें से कितने बच्चों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो 17 बच्चों को। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया इस प्रश्न को राइट आंसर, जिनमें से जो ये 17 बच्चे हैं इनमें 7 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं।
10 लड़कियां शामिल है। तो कभी कभी आपसे इस तरह से भी पूछ देता है कि कितने, या फिर स्टेटमेंट के रूप में रहेगा, तो आपको पता होना चाहिए एक एक बात। और वीर बाल दिवस किनकी याद में मनाया जाता है? तो वीर बाल दिवस किनकी याद में मनाया जाता है 26 दिसंबर को? तो गुरु गोविंद सिंह के बलिदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे और सारे पॉइंट नोट डाउन करते हुए चलेंगे। आते हैं अगले प्रश्न पे। फोर्ब्स द्वारा 2024 विश्व की मोस्ट पावरफुल महिलाओं की सूची में किसको शामिल किया गया है? सूची विश्व की मोस्ट पावरफुल। तो ऑप्शन ए है निर्मला सीतारमन, बी है रोशनी नादर मल्होत्रा, सी है किरण मजूमदार शाह, या डी है उपरोक्त में से सभी। तो इनमें से जो है सभी लोगों को इन मोस्ट पावरफुल महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और ये कैमी सूची जारी हुई है, ये आपसे पूछ सकता है। तो ध्यान रखना है कि 21वीं वार्षिक सूची जारी किया गया है, 21वीं वार्षिक सूची जारी कर दिया गया है। और विश्व की 100 मोस्ट पावरफुल महिलाओं में सोचिए कि इन 100 में ये आई हैं, मोस्ट पावरफुल में इनका नाम आया है, जिनमें से निर्मला सीतारमन की अगर बात करें तो ये 28वें नंबर पे आई हैं। कैवें नंबर पे? तो 28वें नंबर पे आई हैं। वहीं रोशनी नादर मल्होत्रा की अगर बात करें तो ये 81वें नंबर पर आई हैं। और किरण मजूमदार शाह जो हैं ये आई हैं 82वें नंबर पे। तो कभी कभी आपसे नंबर भी पूछ सकता है, तो हर रूप में आपको ध्यान रख लेना है ये इनका नंबर। और ये इनमें से शामिल है कितने की सूची में? तो 100 की सूची में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर वही पूछे कि इस सूची में शीर्ष स्थान किन महिलाओं का प्राप्त हुआ, हो सके उनका ही नाम आपको क्रम में दर्शाने के लिए दे दे, तो देखिए उर्सुला वॉन डेर लेयन। ये सब नाम कैसे याद रखिएगा? डेली किसी को बोल बोल के याद रखिए, नाम कुछ भी हो उसको यही नाम से बुलाइए, दोनों को याद हो जाएगा कि क्या पूछ रहा है प्रश्न और ये नाम से हमसे क्या प्रश्न पूछ सकता है। तीसरा जिरियो मिलेनी, ये तो काफ़ी लोगों को याद होगा जो तीसरा नंबर है। बाकी दो को और ध्यान रख लीजिए, इन 3 महिलाओं को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न पे। और कैसा आपको वीडियो का सॉल्यूशन लगता है, प्रश्नों का कलेक्शन कैसा लगता है, आप लोग कमेंट किया करें। और यहाँ से जो आपको प्रश्न किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, उसका जवाब दिया करें। अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ए है लखनऊ, बी है कानपुर, सी है नई दिल्ली, डी है बेंगलुरु। तो ये जो उद्घाटन किया गया है यूपी, क्या पूछा जा रहा है? हाँ, अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन तो ये किया गया है लखनऊ में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी कि किनके द्वारा किया गया है ये भी तो पूछ सकता है इसका उद्घाटन। तो ये किया गया है यूपी के सीएम यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कौन थे साथ में? रक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में? तो राजनाथ सिंह। इन दोनों ने मिलकर कहाँ? तो लखनऊ में अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया है। और इसमें है जो क्या है, मेधावी छात्रों को प्रमाण पत्र और पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, जो कि विभिन्न प्रतियोगिता में जो भी मेधावी छात्र हुए, उत्कृष्ट प्रदर्शन किए, उनको ये पुरस्कार दिया गया। वहीं यह जो कार्यक्रम है अटल युवा महाकुंभ, यह कार्यक्रम तो नाम से ही पता चल रहा है, चूँकि अटल है तो अटल
बिहारी वाजपेयी की 100वीं वाजपेयी की कईवीं जयंती, ये प्रश्न पूछ सकता है। तो ध्यान जरूर रखिएगा कि इनकी 100वीं जयंती की याद में आयोजित किया गया था। जयंती की याद में आप ही लोग के लिए लिखा जाता है, बोला भी जाता है और समझाया भी जाता है, तो आप लोग को अच्छे से याद होना चाहिए। 100वीं जयंती की याद में क्या हुआ था, इसको आयोजन किया गया था या आयोजित की गई थी। क्रम पूछ दिया जाता है, नाम ध्यान रखेंगे, अटल बिहारी और 100वीं जयंती। ठीक है, वहीं एक पॉइंट यहाँ पर ऐड ऑन और क्या करेंगे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात आई है कि 25 दिसंबर को, जिस दिन आप लोग क्रिसमस डे मनाते हैं, तो 25 दिसंबर को क्या होता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर भारत में क्या मनाया जाता है, सुशासन दिवस मनाया जाता है। और सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग क्या पढ़े थे, सुशासन सप्ताह, तो थोड़ा इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। आ जाइए अगले नंबर पे। भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। कई में ये क्रम ध्यान रखना है। तो 14वें प्रधानमंत्री, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। इसमें आपको ऑप्शन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, सबको पता होगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। हो सके आपसे पूछ ले तो कितने वर्ष की आयु में, तो 92 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। और कब हुआ, तो 26 दिसंबर को, 26 दिसंबर 2024 में, जो कि एक महान समझिए हस्ती थे। ऊपर से इनसे ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि वाणिज्य मंत्रालय में, ये प्रधानमंत्री तो 14वें नंबर पे थे ही, साथ ही साथ वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार थे, आर्थिक सलाहकार भी रह चुके थे। काफ़ी उपलब्धि वाला बड़ा नाम है, प्रश्न आपसे पूछ सकता है, इसलिए इसको स्टार मार्क करिए। जो कि कब, तो 1971 में वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार। वहीं वित्त मंत्रालय में अगर आपसे पूछ दे कि वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में कब सलाहकार, तो ये वर्ष भी ध्यान रखिएगा, 1971 और 1972 दोनों। और ये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं, तो यूजीसी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, राज्यसभा में विपक्ष के नेता। तो सोच लीजिए कि ये कितने इम्पोर्टेंट नाम हैं। तो परीक्षा में ज़रूर ये प्रश्न आपको दिख सकता है। चलिए बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर। और बार बार बोल रहे हैं कि करेंट अफेयर दिसंबर महीने का पार्ट 1 पहले आपको करा दिया गया है, विथ सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ, जैसे अभी आपको कराया जा रहा है। तो आप लोग पहले उस वीडियो को भी जाके ज़रूर देखिएगा। और जो साइंस का महामैराथन 3 घंटे लगातार कराया गया है, वो वीडियो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जाके आप उस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और कमेंट करें। पीएम स्वामित्व योजना के तहत कितने संपत्ति कार्ड वितरित किए जाएंगे, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है 80 लाख से अधिक, बी है 50 लाख से अधिक, सी है 70 लाख से अधिक, या डी है 90 लाख से अधिक। तो सबसे पहला प्रश्न और क्या बन सकता है कि पीएम स्वामित्व योजना जो है, ये इसकी शुरुआत कब हुई थी। और ऐसे प्रश्न रेलवे के एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो 24 अप्रैल 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी। 24 अप्रैल 2020 की शुरुआत हुई थी। ये आपको डेट ध्यान रखना है। और आरआरबी एनटीपीसी 2024 वालों के लिए जो फॉर्म आया था, उसके लिए अभी आपको पढ़ाया गया है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं।
हर जीके जीएस का निचोड़ आपको मिलेगा हर एग्ज़ाम के लिए। और इसका जो आंसर हो जाएगा 50 लाख से अधिक के लिए, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। वहीं ये जो योजना है वो पंचायती राज मंत्रालय की योजना है। किसकी है? तो पंचायती राज मंत्रालय की योजना है। मंत्रालय की योजना है पीएम स्वामित्व योजना। तो इसको, और इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण इलाकों में संपत्ति के स्वामित्व को तय करना है। यानी कि इस योजना के तहत है क्या कि 10 राज्यों और क्या कहता है 2 केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 200 जिलों के 46,000 से अधिक गांवों में, एग्जैक्ट डेटा आपको लिख के बता दे रहे हैं, कभी कभी डेटा पूछ लिया जाता है। 46,000 से अधिक गांवों को क्या करेगा? 50 लाख से अधिक, जो कि हम लोग आंसर जान ही चुके हैं, यही हमसे पूछा ही गया था। संपत्ति मालिकों को क्या करेगा? संपत्ति कार्ड प्रदान किया जाएगा। संपत्ति कार्ड प्रदान किया जाएगा। चूँकि संपत्ति कार्ड है तो संपत्ति मालिक को ही दिया जाएगा। तो ये सब जो भी पॉइंट आपको लिखाया जा रहा है सब आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर आपसे एक प्रश्न रहेगा, आप उसका जवाब देंगे और आशा करते हैं सारे लोग जवाब देंगे। प्रश्न क्या है? आपको ये बताना है कि पीएम विश्वकर्मा योजना, चूँकि काफ़ी चर्चा में रहा था, कि पीएम विश्वकर्मा योजना का वर्ष क्या था। वर्ष आपको बताना है, यानी कि शुरुआत कब इसका हुआ है। और जस्ट बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर। आ गए हैं 43 नंबर प्रश्न पे। अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना की शुरुआत कहाँ हुई? ऑप्शन ए है एमपी, बी है तेलंगाना, सी है राजस्थान या डी है दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंबेडकर स्कॉलरशिप ये दिल्ली सरकार की योजना है। तो ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखिएगा, चर्चा में रहा है। इसका ऐलान किया है किसने? अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना का तो आम आदमी के पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने। किसने? अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के सीएम रह चुके हैं। इन्होंने इस योजना का ऐलान किया है। यानी कि इस योजना के तहत दिल्ली सरकार जो है दलित परिवार के बच्चे की विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई और आने जाने का खर्च उठाएगी। तो इस बात को ये आप ध्यान रखिएगा। वहीं अगर बात करें कि 12 दिसंबर को 60 वर्ष से ऊपर की आयु के लिए, 60 वर्ष से ऊपर की आयु यानी कि बुजुर्गों के लिए कह सकते हैं, बुजुर्गों के लिए किसने? तो अरविंद केजरीवाल जी ही ने ही, अरविंद केजरीवाल ने क्या किया था? संजीवनी योजना शुरू किया था। संजीवनी योजना शुरू किया है। तो दोनों अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से ही शुरुआत है। तो दोनों में से कोई भी आपसे पूछ सकता है, एक संजीवनी योजना या फिर अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना, इसीलिए दोनों को बता दिया गया। अब आ जाएंगे अगले प्रश्न पे। भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 2023 में मलेरिया के 0 मामले दर्ज किए हैं? तो देखिए 2023 का ही बात है, लेकिन डाटा सबका 2024 में दिया गया है, तो इसीलिए यहाँ 2023 है। तो ये है लद्दाख भी, लक्षद्वीप भी और पुदुचेरी भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। तो इसमें बस आप तीनों का नाम ध्यान रखेंगे और मलेरिया के 0 मामले दर्ज किए गए हैं, यही इम्पोर्टेंट है।
तो इस प्रश्न पे ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, बढ़ जाएंगे सीधे अगले प्रश्न पे। पहला वर्ल्ड मेडिटेशन डे कब मनाया गया, ये हमसे पूछा जाता है। मेडिटेशन का मतलब क्या है कि ध्यान मग्न होना, ध्यान करना। तो पहला मनाया गया है ये कब मनाया गया है? 18 दिसंबर, 22 दिसंबर, 19 दिसंबर या फिर 21 दिसंबर। तो 21 दिसंबर 2024 को पहला विश्व क्या है, ध्यान दिवस मनाया गया है। तो ये प्रश्न इम्पोर्टेंट बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। और रही बात इसकी, अगर आपसे थीम पूछ ले, चूँकि अब हम लोग 2025 में आ चुके हैं, तो आपको ये सब क्वेश्चन ध्यान में रखना होगा। नए वर्ष में नई शुरुआत, नई एनर्जी के साथ आप लोग को पढ़ाई करना है और अपने मंजिल तक पहुंचना है। आंतरिक शांति, वैश्विक सद्भाव, ये क्या रहा? थीम रहा 2024 का। किसका? जो पहला वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया गया कब? तो 21 दिसंबर को। और इस दिन का मनाने का उद्देश्य यही है कि दुनिया भर में ध्यान के जो लाभ है उसके लिए जागरूकता बढ़ाना है। आ जाएंगे अगले प्रश्न पे। 46 नंबर प्रश्न हमारा क्या आ चुका है? सीनियर राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में साहू तुषार माने, किनके बारे में आ गया है? साहू तुषार माने ने कौन सा मेडल जीता है? ये नाम ध्यान रखना है। सीनियर राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में नाम क्या है? साहू तुषार माने। इन्होंने भोपाल में, कहाँ? भोपाल में शूटिंग यानी कि निशानेबाजी चैंपियनशिप, जो कि भोपाल में 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीत लिया है? गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक जीत लिया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। वहीं बात करें कि धनुष श्रीकांत का नाम अगर पूछे इसी चैंपियनशिप में, तो धनुष श्रीकांत जी ने जीता है रजत पदक। और क्या कहता है, और एक नाम ध्यान रखिएगा, यशवर्धन, इन्होंने जीता है कांस्य पदक। तो तीनों का आपसे पूछ सकता है, क्रम भी पूछ सकता है, या फिर आपको मिलान करने के लिए दे दे। तो ये पुरुषों के जूनियर सीनियर राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में ये नाम आपको ज़रूर ध्यान रखना है। साहू तुषार माने जी ने, जो कि 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप थी और इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे हमारा अगला प्रश्न क्या है। और जो लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो पहले पार्ट 1 जरूर देखेंगे। किस देश में प्लेन क्रैश के कारण 176 लोगों की मौत हो गई है? ये डेटा पूछ सकता है। तो ये कहाँ हो गया है? दक्षिण कोरिया में। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। चूँकि जो दक्षिण कोरिया है उसमें जेजू एयर का विमान, नाम भी पूछ सकता है, जेजू एयर का विमान किस एयरपोर्ट पर क्रैश हो गया था? तो मुआन एयरपोर्ट पर क्रैश हो गया था और उसमें 176 लोगों की मौत हुई, जो कि काफ़ी दुखद घटना में से एक है। और ये अगर आपसे दक्षिण कोरिया की राजधानी पूछ दे, चूँकि इसकी राजधानी काफ़ी एग्जामों में काफ़ी बार पूछी भी गई है, तो ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इसकी राजधानी सियोल है और इसी से 290 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है मुआन शहर में ये घटना हो चुका है। तो किसी तरह से भी आपसे पूछ सकता है, तो हर रूप से ध्यान रख सकते हैं। इस विमान में 175 पैसेंजर थे, चूँकि 176 लोगों की मौत हुई है। और हालांकि इसमें थे कितने? तो 175 पैसेंजर थे और 6 क्रू मेंबर समेत थे।
यानी कि टोटल 181 लोग थे। टोटल संख्या की अगर बात करें तो टोटल 181 लोग थे, जिसमें कि 176 लोग की मौत ही हो गई। बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न पे। सातों महाद्वीप की ऊंची चोटियां फतेह करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन बन चुकी हैं? सोच लीजिए, सातों महाद्वीप की ये फतेह कर चुकी हैं और वो भी दुनिया की सबसे कम उम्र की। तो ये प्रश्न आपको ज़रूर देखेंगे 2025 के किसी भी एग्ज़ाम में, क्योंकि करेंट अफेयर किसी एक का नहीं होता है, किसी भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है, चाहे जीके जीएस का कोई भी सब्जेक्ट हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो इसका जो राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। ज्योति रात्रे, काम्या कार्तिकेयन, नुंगसी मलिक या फिर अंशु जामसेपा। तो ये है मुंबई की काम्या कार्तिकेयन, ये बन चुकी हैं। और ये कहाँ, तो ध्यान रखिएगा कि मुंबई की, ये भी आपसे पूछ सकती है। और क्या कहता है कि कौन सा, सातों महाद्वीप का तो पता है, लेकिन ये जो अपने पिता एस कार्तिकेयन के साथ अंटार्कटिका महाद्वीप के चिली देश में मौजूद कौन सा माउंट विसेंट, नाम पूछ सकता है, तो माउंट विसेंट चोटी फतेह करने के साथ ये उपलब्धि इन्होंने क्या कर लिया है, हासिल कर लिया है। तो बस ये आपको नाम ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये आप ध्यान इसमें रख सकते हैं। और वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। और जो भी रेगुलर सेशन कराया जाता है वो आप नोट डाउन करते चलिए और सारा क्लास करते चलिए, आपके किसी भी एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेंगे। सोचिए ये 12वीं की स्टूडेंट है, तो अभी उम्र कितना इनका कम है, 12वीं के स्टूडेंट है और इन्होंने 12 साल की उम्र में, कब, तो 12 साल की उम्र में इन्होंने माउंट एकागुआ पर भी चढ़ाई किया था। सोच लीजिए माउंट, तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी उपलब्धि हो जाती हैं, तो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट बनेगा ही। माउंट एकागुआ पर चढ़ाई किए थे और इसे फतह करने वाली दुनिया की सबसे युवा पर्वतारोही भी बन चुकी थी। बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न पे। और हाँ, अगर यहाँ पर अगर आपसे पूछ ले, काफ़ी बार पूछा गया है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, स्टैटिक जीके के हिसाब से इम्पोर्टेंट बनता है, तो याद रखिएगा बछेंद्री पाल। कौन, तो बछेंद्री पाल। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा 49वां नंबर प्रश्न। 18वां हाथी एवं पर्यटन महोत्सव का आयोजन किस देश में हुआ? हाथी मेरे साथी आ चुका है, भारत, श्रीलंका, नेपाल या फिर भूटान। तो सबसे पहले एक क्रम जरूर आप लोग ध्यान रखा करें संस्करण किसी भी चीज़ का। तो 18वां, और हाथी एवं पर्यटन महोत्सव तो ये हुआ कहाँ, तो नेपाल में। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। होता क्या है, ये नेपाल में भी कहाँ, नेपाल के चितवन में। तो ज़्यादा आपसे अगर अंदर से पूछेगा गहराई से, तो ये ध्यान भी रख लीजिएगा कि नेपाल के चितवन में ये महोत्सव आयोजित किया गया 2024 में। और इसका मुख्य यही होता है कि आकर्षण हाथियों की इसमें प्रदर्शनी होती है और इससे पर्यटन को बढ़ावा देना है। वहीं बात करें कि चितवन क्यों चर्चा में आया, ऊपर से ये क्या है कि नेपाल का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान में से एक है। नेपाल का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है कौन, चितवन। और ये हाथियों के लिए एक क्या है, आदर्श आवास है। तो पूछ सकता है ये प्रश्न। आगे बढ़ जाएंगे 50वें नंबर की ओर, जो कि होगा आज का अंतिम प्रश्न। स्टम्प्ड नामक पुस्तक किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है?
तो एक का प्रश्न आपसे पुस्तक लेखक का पूछ दिया जाता है और ये चर्चा में रह चुका है। ऑप्शन ए है राहुल द्रविड़, बी है अनिल कुंबले, सी है कपिल देव, डी है सैयद किरमानी। तो ये किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो सैयद किरमानी का। किसने? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में जीवन और क्रिकेट कैरियर के बारे में बताया है और इसको लॉन्च किया है क्या कहता है सैयद किरमानी ने। तो ये ध्यान रखिएगा। उसी तरह कुछ खिलाड़ी और उनकी आत्मकथा के बारे में जैसे पूछा जाता है, जिसमें से एक है प्लेइंग, एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया, प्लेइंग इट माई वे। ये किस मतलब खिलाड़ी की पुस्तक का है या आत्मकथा है? तो सचिन तेंदुलकर का, जो कि क्रिकेट से ही बिलोंग करते। तो सचिन तेंदुलकर का पूछा हुआ प्रश्न है। उसी तरह और क्या पूछ सकता है? एक दो नाम और ध्यान रखिएगा। फिलहाल विटनेस, ये एग्ज़ाम में आपको दिख सकता है। विटनेस आत्मकथा पुस्तक किस खिलाड़ी का है? तो साक्षी मलिक का। किनका? साक्षी मलिक जी का। उसी तरह और बात करें जो आपसे पूछ सकता है, काफ़ी बार पूछा गया है, तो द टेस्ट, इसमें एक आप ये ध्यान रख सकते हैं, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ये किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो युवराज सिंह। तो एक साथ आप देख लीजिए आपको कितने सारे प्रश्नों का निचोड़ मिल जाता है। वहीं याद रखिएगा विराट कोहली तो बहुत सारे लोगों के फेवरेट होंगे, तो उनका भी ध्यान रखिएगा। ड्रीवन क्या हो जाएगा? ड्रीवन है द विराट कोहली स्टोरी। पूरा नाम क्या है? द ड्रीवन द विराट कोहली स्टोरी। तो इसमें तो आपको बताने की ज़रूरत है नहीं कि ये किनका आत्मकथा हो जाएगा, तो विराट कोहली जी का ही हो जाएगा। तो आज का सेशन कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।